हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो में। फाइनली हमने स्टार्ट की थी इंडियन पॉलिटी एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें से हम इंडियन पॉलिटी के पार्ट फर्स्ट को हमने कंप्लीट कर दिया, जिसमें सब बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। उन बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है। एंड हमने पढ़ा स्टेट क्या होता है, नेशन क्या होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में पूछे थे, अगर आप प्रीवियस वीडियो देख के आए हो तो आपको कुछ रिलेटेबल भी लगेगा। एंड आज जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उठाया है ना, इस क्वेश्चन से आपके बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैं इसी में इंक्लूड कराऊंगा। जैसे कि क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन, फेडरल एंड यूनिटरी है, कन्फेडरेशन है, क्या है। पहले तो ये क्वेश्चन उठता है, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, यूनियन है, कन्फेडरेशन है, यूनिटरी सिस्टम को फॉलो करता है, कि आखिर ये है क्या चीज़, ठीक है। या जो हमें क्रिटिसिज्म मिलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है, वेस्टर्न जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो हमारा क्रिटिसिज्म करते हैं, इट इज़ अ क्वासी फेडरल सिस्टम। सो क्या ये क्वासी फेडरल है या नहीं, तो इस बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर है तो किस किस हिसाब से क्वासी फेडरल हम वो इसे कह रहे हैं या हम इसे समझते हैं क्वासी फेडरल है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। मतलब ये क्वेश्चन है, इसके आंसर्स जो मैं आपको अभी समझाऊंगा कि यूनियन क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है, कन्फेडरेशन क्या होता है, एंड आफ्टर दैट आपका यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, ये सब अगर आपको समझ में आ जाएगा आप इसका आंसर खुद दे दोगे, ठीक है। आपको कोई कस करने की जरूरत नहीं, जस्ट फोकस करना जो जो भी मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो यहाँ पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। अभी मैं नहीं कह रहा ना, आप कहोगे। जब हम जवाब दे देंगे उसके बाद, जब पहले मतलब हमें जवाब पता चल जाएगा उसके बाद हम कहेंगे कि क्वासी फेडरल है या नहीं। अभी मैंने यस और नो नहीं लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या हम इसे यस बोलेंगे या हम इसे, वेट 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 वेट, क्या हम इसे यस कहेंगे या हम इसे नो कहेंगे। क्लियर है। तो अगर हम यस कहेंगे तो क्यों कहेंगे, नो कहेंगे तो क्यों कहेंगे, ये जो क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर, ठीक है। तो उससे पहले क्वासी का मतलब समझते हैं। क्वासी का मतलब होता है सेमी, ठीक है। और फेडरल का मतलब, देखो उसके हिंदी मीनिंग मैंने लिखे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। अर्ध संघात्मक यहाँ पर इसका मीनिंग होगा, मैं हिंदी में बता दूं, ठीक है। मैं इंग्लिश में फेडरल फेडरल बोलते जा रहा हूँ। तो सेमी मतलब हो गया आधा, फेडरल मीन्स हो गया संघात्मक। जो अर्ध संघात्मक प्रणाली होगी, अर्ध संघीय प्रणाली होगी, उसे आप क्या बोलोगे, क्वासी फेडरल बोलोगे। क्लियर है। मतलब जो फेडरल जैसा हो लेकिन आधा हो। क्लियर है। तो ऐसा क्यों, तो उस पर चर्चा करते हैं। पहले ऐसा क्यों बोला, देखो यहाँ छोटी छोटी डेफिनेशन मैंने लिखी है, आप इसको पॉज करके नोट्स बना सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बोला है, जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उसे आपको नोट करना है। जो मैं अपने मुंह से आपको समझा रहा हूँ कि ये शब्द हैं, इसके ये कीवर्ड्स हैं, इसको नोट करना, तो आपको डेफिनेटली वो नोट करना है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। उसे स्किप बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधे स्टार्ट करते हैं। देखो सेमी का मतलब तो समझ गया, क्वासी फेडरल बोल रहे हैं तो सेमी मतलब आधा। फेडरल क्या है पहले समझते हैं, फेडरल से आते आते हम नीचे को आएंगे सबके मीनिंग समझते हुए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमने रेज किया था डायरेक्टली उसका आंसर फाइंड करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है या नहीं है। तो उससे पहले हम फेडरल को जानेंगे, ठीक है। तो रीजनल गवर्नमेंट एंड, रीजनल मीन्स जो प्रोविंशियल और स्टेट में जो गवर्नमेंट बनती है और जो सेंटर में गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, उनके बीच में रिलेशनशिप के बेसिस पर, ठीक है, उनके नेचर के बेसिस पर गवर्नमेंट दो टाइप की हो सकती है, या सिस्टम गवर्नमेंट का दो टाइप की हो सकता है, फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम को लास्ट में पढ़ाऊंगा। फेडरल के अंडर में भी और फेडरल के ये फॉर्म भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले उसको देखते हैं। कुछ कुछ चेंजेस के कारण नाम और परिस्थितियां बदल जाती है ना, तो वैसे ही कुछ है यहाँ भी। जैसे कि क्या, मान लो ये फेडरेशन लिखा मैंने, ठीक है, फेडरेशन हो गया, यूनियन हो गया, कन्फेडरेशन हो गया, ठीक है। ये जो तीन हैं, ये तीन जो हैं, इनमें क्या है कि डुअल पॉलिटी होगी या डुअल एंटिटी होगी।
दोहरी सरकार होगी, सेंटर में भी गवर्नमेंट होगी और स्टेट में भी गवर्नमेंट होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फेडरेशन, यूनियन, कन्फेडरेशन में सेंटर में भी एक गवर्नमेंट होगी, सेंटर में भी एक गवर्नमेंट होगी और प्रोविंशियल या स्टेट में भी एक गवर्नमेंट होगी। डुअल एंटिटी होती है। लेकिन जो आपका यूनिटरी है, ये फीचर आप जरूर लिखना, मैं आपको पहले रिकमेंड कर रहा हूँ, ये फीचर आपसे स्किप नहीं होने चाहिए। जितने फीचर मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट हैं तो हैं। जो मैंने यहाँ प्रोवाइड किया है नोट्स के फॉर्म में वो भी आप लिखोगे, प्लस ये भी आप लिखोगे, क्लियर है। नहीं तो मैं सब इसी में लिख देता हूँ, मैं खाली बोलता रहूंगा, इसका कोई मतलब नहीं होता पढ़ाने का, राइट। तो मैं आपको जो फीचर मैं अपने तरीके से जो मैंने अपने समय में याद करने के तरीके ढूंढे हैं तो वो आपको मैं समझा रहा हूँ कि आप ऐसे उसको याद करो, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी। तो यूनिटरी में क्या होता है, सिंगल एंटिटी होती है। सिंगल एंटिटी मतलब एक नेशनल गवर्नमेंट होगी, ठीक है। एक नेशनल गवर्नमेंट होगी, स्टेट में कोई गवर्नमेंट नहीं होगी। वो चाहे स्टेट में गवर्नमेंट क्रिएट कर सकती है, वो चाहे मतलब रीजन, जो छोटे छोटे उसने रीजन बनाए होंगे, डिवीजन बनाए होंगे, उसमें वो गवर्नमेंट क्रिएट कर सकती है, या क्रिएट की हुई गवर्नमेंट को नष्ट कर सकती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो फेडरेशन, यूनियन, कन्फेडरेशन पहले क्या होता है ये देखते हैं, यूनिटी में फिर आएंगे, क्लियर है। फेडरेशन, यूनियन, कन्फेडरेशन में डुअल एंटिटी होती है, दोहरी सरकार होगी, सेंटर में भी होगी और स्टेट में भी होगी, जैसे इंडिया में आप देख पा रहे होगे, क्लियर है, ठीक है। लेकिन यूनिटरी में क्या होता है, सिंगल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। वो चाहे रीजनल गवर्नमेंट क्रिएट करे या ना करे, जैसे कि क्या, चाइना हो गया, यूके हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका फ्रांस हो गया, जापान हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, क्लियर है। इटली हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो सीधे मैं डायरेक्टली आगे बढ़ता हूँ, ये यूनिटरी के एग्जाम्पल बोले मैंने, ठीक है। फेडरेशन के, यूनियन के, कन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन, कन्फेडरेशन क्या होता है उस पर भी मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो पहले फेडरेशन से इसकी शुरुआत करते हैं, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट, लेट्स डू गाइस। तो फेडरेशन के कुछ की वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहली चीज, फेडरेशन में क्या होती है, डुअल पॉलिटी होती है। डुअल पॉलिटी मतलब या डुअल एंटिटी या डुअल पॉलिटी, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया, ठीक है। 1 सेकंड में चेक कर लूँ कि कैमरा ऑन है कि नहीं है। ओके, क्योंकि पिछली बार मैं बोलता गया, कैमरा ऑफ था, एंड 1 घंटे की वीडियो मैंने क्रिएट की एंड एवरीथिंग गॉट वेनिस्ड, सब बर्बाद। ओके, तो ऐसा होता है जनरली, कभी कभी कैमरा ऑन करना भूल जाते हैं। तो डुअल पॉलिटी, एंड उसके बाद डुअल पॉलिटी के बाद दूसरा होगा इसमें डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर का क्या मतलब है यहाँ पे, मैंने कल आपको कल की वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ पावर बताया था। तो फेडरेशन में क्या हो रहा है देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, ठीक है। अभी फेडरेशन बोला, यूनियन नहीं बोला है मैंने, यहाँ ध्यान रखना है इसको। तो इसमें डुअल पॉलिटी होगी, सेंटर में भी होगी और स्टेट में भी होगी, ठीक है। सेंटर में जो गवर्नमेंट होगी और स्टेट में गवर्नमेंट होगी वो कुछ ना कुछ काम करेंगे, ठीक है। तो उनके पावर डिवाइड होने चाहिए ना, ठीक है। मतलब कि मान लो कि डिफेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना रही है, ठीक है, उसकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, ठीक है। लेकिन जो स्टेट में होगी वो एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन सब में लॉ बनाएगी, क्लियर है। तो सबके अपनी अपनी चीजें क्या है, डिफाइंड है, दैट्स वाई डिवीजन ऑफ पावर। समझ में आ गया ना, ठीक है। ऑब्वियसली दो चीजें हैं, ठीक है, एक कमरे में दो लोग हैं, तो उन दो लोगों के अपने अपने काम डिवाइड होने चाहिए, नहीं तो एक ही पे बर्डन आ जाएगा। तो सेम चीज है यहाँ पे, क्लियर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ पावर के बाद नेक्स्ट है आपका नंबर 3, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए का क्या मतलब है। कोऑर्डिनेशन होने का मतलब है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो ये एक रूम है, यहाँ दो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये दो बच्चे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। अगर ये इस रूम में पढ़ाई कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में कोई तो, मतलब ये साथ क्यों रह रहे हैं, ठीक है, इनके कुछ म्यूचुअल बेनिफिट होंगे। म्यूचुअल बेनिफिट के कारण, जैसे कि एक को ज्यादा आता है, पढ़ने में अच्छा है, तो दूसरा खाना बनाने में अच्छा है, तो एक खाना बना देगा, ठीक है, तो ये इसकी पढ़ाई में हेल्प कर देगा। ये अगर रोटी बना रहा है, सब्जी बना रहा है, तो ये बर्तन धो लेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे टाइप की इनके बीच में क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तभी ये साथ में रह रहे हैं, नहीं तो साथ में क्यों रहते। किराया, हाँ, जो आजकल किराया इतना महंगा है, ठीक है, रूम इतने महंगे मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा किराया, एक ही पे बर्डन नहीं आएगा किराए का। आई होप आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए, म्यूचुअल बेनिफिट भी होना चाहिए, तभी फेडरेशन बन पाता है, ठीक है। सारे स्टेट्स का अपना एक म्यूचुअल बेनिफिट होगा। एग्जाम्पल यूएसए, यूएसए क्या एक ट्रू फेडरेशन है, कैसे,
कह सकते हैं यूएसए को फेडरेशन। जो स्टेट्स हैं उनके पास राइट है, अभी मैं उसमें आता हूँ, ठीक है, वो शब्द मैं यूज नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है, तो अभी लास्ट लास्ट में धीरे धीरे आता हूँ। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, सारे स्टेट्स ने मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया है, ठीक है, सारे क्या हुए हैं, यूनाइट हुए हैं, तभी अमेरिका बना है। क्लियर है, ठीक है। तो इसके बनने के पीछे वो जो स्टेट्स हैं वो छोटे 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 छोटे, इन सब के अपने म्यूचुअल बेनिफिट हैं, क्योंकि एक सिंगल स्टेट उसको कोई भी जीत सकता है अटैक करके, ऑब्वियसली, ठीक है, अगर वो सेपरेट रहेगा तो इससे अच्छा है कि ये सब यूनाइट होकर एक सिंगल एंटिटी बनाए जो कि पूरा रूल करें। आज जानते हो यूएसए की पावर। क्लियर है। उसके बाद नंबर फोर्थ, इनमें क्या होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज भी होगा। कॉम्प्रोमाइज मतलब, मान लो इनके पास दो ऑप्शन थे, या तो ये क्या हो पाते, फुल्ली इंटीग्रेटेड हो जाएं, ठीक है, या ये फुल्ली इंडिपेंडेंट हो जाएं। मैं मुंह से ही बोल रहा हूँ, अगर मैं, क्योंकि देखो ये राइटिंग पैड से आज थोड़ा हाथ, अभी मैं मॉर्निंग वीडियो बना रहा हूँ तो हाथ थोड़ा वो रखा है, तो मैं मुंह से ही बोला, आप इसको जरूर लिखे, ठीक है, फुल्ली इंटीग्रेटेड हो जाए या फुल्ली इंडिपेंडेंट हो जाए, या ये कॉम्प्रोमाइज कर ले। कैसे, मैं समझाता हूँ, देखो, फुल्ली इंटीग्रेटेड और फुल्ली, 1 सेकेंड, ये शायद वीडियो यहाँ पर तक नहीं पहुंच पाई, 1 सेकेंड। वो नीचे आपको वर्ड नहीं दिख रहा होगा, मैं उसे बोल देता हूँ, वो मैंने लिखा है फुल्ली, ऊपर लिखा है फुल्ली इंटीग्रेटेड, नीचे लिखा है फुल्ली इंडिपेंडेंट। क्लियर है। तो ये बीच का रास्ता चुनते हैं, कैसे कॉम्प्रोमाइज कैसे होगा इनके बीच में, सिंपल सा लॉजिक है। कॉम्प्रोमाइज होने का मतलब ये है कि मान लो यूएसए का एक स्टेट है, ठीक है, यूएसए के बहुत सारे स्टेट्स हैं, वो आपस में क्या कहते हैं कि हम अपनी सारी पावर जो एक्सटर्नल रिलेशन की होगी, जैसे फॉरेन रिलेशन बनाना है किसी कंट्री के साथ, ठीक है, वो सारी पावर किसके हाथ में दे देते हैं, एक सिंगल एंटिटी जो यूएसए की सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। एंड हम बाकी चीजों में अपना ध्यान देंगे, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, अदर 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 हो गया, जैसे क्या म्यूनसिपैलिटी हो गई, ठीक है, सफाई करवाना, ठीक है, स्टेट्स को क्लीन रखना, अदर बिजनेस हाउसेस हो गए, ठीक है। तो इन सब का काम हम देख लेंगे, आप देखो बाहर की चीजें, ठीक है, बाहर की और कुछ अंदर के, डिफेंस हो गया, नेवी डिफेंस के अंदर जितनी चीजें आ गई, फॉरेन रिलेशंस हो गए, ठीक है, ये सब हम अपने कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं आपके हाथों, मतलब ये सब हम आपको दे रहे हैं और बाकी की चीजें हम देखेंगे। तो कुछ इसने कॉम्प्रोमाइज किया, कुछ इसने कॉम्प्रोमाइज किया, और इनका क्या बन गया, फेडरेशन बन गया, कॉम्बिनेशन बन गया, फेडरेशन बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो फेडरेशन में क्या पढ़ा, डुअल पॉलिटी होती है, डिवीजन ऑफ पावर होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है। इंडिया में डिवीजन ऑफ पावर कहाँ मिलता है, इंडिया में डिवीजन ऑफ पावर कौन से शेड्यूल में मिलता है, 7th शेड्यूल में मिलता है, 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस है, 7th शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर मिलता है, राइट। 7th शेड्यूल में 246 आर्टिकल के अंडर में हमें क्या मिलता है, डिवीजन ऑफ पावर। कैसे, यूनियन लिस्ट अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग चीज़ों में कानून बना सकती है, ठीक है। यूनियन लिस्ट के बाद कौन सी लिस्ट आती है आपकी, स्टेट लिस्ट आती है, स्टेट लिस्ट उनके अलग सब्जेक्ट डिफाइंड है, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट आती है, कंकरेंट लिस्ट में दोनों लॉ बना सकते हैं, तो सब्जेक्ट डिफाइंड है, दैट्स वाई डिवीजन ऑफ पावर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो, कॉम्प्रोमाइज हुआ इनके बीच में, ठीक है, सबने अपनी अपनी कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज की है, तभी आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो ये कॉम्प्रोमाइज कुछ लीगल एग्रीमेंट से हुआ होगा, ठीक है। तो वो लीगल एग्रीमेंट जो इनके बीच में हुआ होगा, वो लीगल एग्रीमेंट, पहले मैं लिख देता हूं, कॉम्प्रोमाइज जो हुआ होगा वो होगा लीगल एग्रीमेंट से, ठीक है। और जो ये लीगल एग्रीमेंट होगा, ये जरूर लिखा होगा, ऐसा तो नहीं कोई कोई फालतू चीजें होगी, ठीक है, ये लिखा होगा। दैट्स वाई क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे, यहाँ पर आएगा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप आ जाएगा जब लीगल एग्रीमेंट इनके बीच में हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर कोई चीज लिखी हुई है, ठीक है, अगर कोई चीज लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या, कि आप उसे ये तो नहीं बोल सकते कि मैंने लीगल एग्रीमेंट नहीं किया था, मैंने ऐसा नहीं किया था। आप अगर कल के दिन बोल रहे हो, कोई स्टेट यूएसए का उठ के बोलता है नहीं नहीं मैं अपने फॉरेन रिलेशन खुद देखूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता अब, ठीक है। उनके बीच में लीगल एग्रीमेंट हुआ है कि वो फॉरेन रिलेशन सेंटर के हाथ में रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीजें क्या हो गई हैं, रिजिड हो गई। कोई चीज लिखी हुई है, कहने का मतलब उसको मैं चेंज लाने के लिए उसमें बहुत मेहनत लगेगी। अगर कोई चीज लिखी हुई है तो उसको बदलने के लिए मेहनत लगेगी, मतलब अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अमेंडमेंट के लिए क्या लगेगी, मेजोरिटी लगेगी, ठीक है। तो चेंज करने के लिए उसमें पावर लगेगी, और पावर क्या है, मेजोरिटी है, तो इसलिए थोड़ा क्या हो जाता है, वो संविधान क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है।
आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो फेडरेशन के ये जो टर्म्स हैं ये रटने नहीं पड़ेंगे मेरे हिसाब से, आप जिस हिसाब से मैंने स्टोरी के बेसिस पर समझा रखा है। पहली बात, डुअल पॉलिटी होगी, दो सरकारें होंगी, एग्जाम्पल मैंने इंडिया का दिया, सेंटर में भी है स्टेट में भी है, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर होगी, आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट अलग सब्जेक्ट में लॉ बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग सब्जेक्ट में लॉ बनाती है। जैसे मैंने 246 का एग्जांपल दिया, 7th शेड्यूल, मैं आऊँगा इन सब में, तो हमने पढ़ना है, शेड्यूल्स पढ़ने हैं, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, सब कुछ पढ़ना है, डेली क्लास आ रही है, तो आई होप आप इसका बेनिफिट उठाओ। सॉरी। उसके बाद कोऑर्डिनेशन होगा दोनों में, कोऑर्डिनेशन मैंने बताया, ठीक है। मतलब एक जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं उन्होंने आपस में मिलके एक दूसरे का सहयोग भी करना है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन होगा, कॉम्प्रोमाइज होगा, ऐसा नहीं कि स्टेट पूरा ही अलग है। जब ये अपनी कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, ये अपनी कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, तब फेडरेशन बन पाएगा, ठीक है। अगर फेडरेशन बना है कि इन्होंने अपनी कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ की है, तो इसके कहने का मतलब क्या है इनके बीच में कोई लीगल एग्रीमेंट हुआ होगा, ठीक है। अगर लीगल एग्रीमेंट हुआ है तो वो क्या होगा, रिटर्न होगा ऑब्वियसली। अगर रिटर्न है तो उस वो चीज़ को बदलने में मेहनत लगेगी, मेजोरिटी लगेगी, दैट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियरिटी होगी। अच्छा, अगर सपोज दैट फेडरेशन बन चुका है, पूरा एक कंट्री बन चुकी है छोटे छोटे स्टेट्स को मिला के, अगर ये कंट्री बन चुकी है छोटे छोटे स्टेट्स को मिला के, कल के दिन में कोई डिस्प्यूट होता है सेंटर और स्टेट में, तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कौन करेगा, इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी जुडिशरी। तो यहाँ पर जुडिशरी का भी रोल आ जाता है। आई होप आपको हर चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो अब जानते हैं फेडरेशन, फेडरेशन हमने सीख लिया, अब बात आती है यूनियन की, कि यूनियन होता क्या है, ठीक है। मैं सीधे, आप इसको नोट कर लेना है वन बाय वन, ठीक है। नेक्स्ट, यूनियन। देखो फेडरेशन, एक मैं यहाँ पर लिख लूँ पहले, फेडरेशन हो गया, यूनियन हो गया, कन्फेडरेशन हो गया। देखो फेडरेशन में मैंने आपको पहली चीज़ बताई, डुअल पॉलिटी होती है, यहीं पर आपको कंपैरिजन करवा दूंगा मैं, देखो, ठीक है। फेडरेशन में रिवीजन भी चल रहा है साथ में, हाँ। इसमें डिवीजन ऑफ पावर होता है ऑब्वियसली, इसमें आपके पास अच्छा एक चीज़ छूटी है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। डुअल पॉलिटी होती है, डिवीजन ऑफ पावर होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन के बाद आपका कॉम्प्रोमाइज़ है इसमें, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ सेम चीज़ आ जाएगी ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा अच्छा पहले मैं यहाँ पर समझा दूँ, इसके बाद एक चीज़ और लिखानी है, राइट टू सिसीड, ये सी है, हाँ याद रखना, ठीक है। राइट टू सिसीड कहने का मतलब हो गया, जो आपके स्टेट्स हैं, छोटे छोटे स्टेट्स हैं जिससे आपका फेडरेशन बना हुआ है, उनके पास राइट टू सिसीड है, मतलब वो जब चाहे अलग हो सकते हैं, जैसे यूएसए के स्टेट्स हो गए, ठीक है, वो जब चाहे अलग हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास राइट टू सिसीड है। मैं अभी फेडरेशन के का एक एग्जांपल अभी मैं पकड़ के बता रहा हूँ, क्योंकि वो सबके लिए नोन है, ठीक है। तो उनके पास राइट टू सिसीड है, लेकिन जो इंडियन स्टेट्स हैं तभी उसे यूनियन का है, क्योंकि उनके पास राइट टू सिसीड नहीं है, ठीक है। इनके पास राइट टू सिसीड नहीं होता है, फेड यूनियन में राइट टू सिसीड का ऑप्शन नहीं होता है। तो यूनियन के पास राइट टू सिसीड ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। जैसे इंडिया इज एन यूनियन, ठीक है, इंडिया यूनियन है, नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। कहने का मतलब है, बी आर अम्बेडकर जी ने साफ कहा है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट कहने का मतलब है कि इन्होंने इंस्ट्रूमेंट, जब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जब सभी को एक यूनियन बनाने की कोशिश करी, तो सारे स्टेट्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, क्लियर है। कोई लीगल एग्रीमेंट, ये कोई लीगल एग्रीमेंट इनके बीच में, जो लीगल एग्रीमेंट था वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है। वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में ये साफ बात है कि इनके पास राइट टू सुसाइड ऑप्शन नहीं था। ये एक बार आ गए तो आ गए, जाने का रास्ता नहीं है, चक्रव्यूह है एक तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद यूनियन, आज थोड़ा कैमरा वो हो रखा है तो इसलिए थोड़ा बीच में रुकना पड़ रहा है मुझे। तो देखो यूनियन, यहाँ पे जो डुअल पॉलिटी, ठीक है, यूनियन में क्या होगा, डुअल पॉलिटी होगी ऑब्वियसली, मैंने पहले ही आपको बता दिया। डिवीजन ऑफ पावर होगा, कोऑर्डिनेशन होगा या नहीं होगा, इस पे बात करते हैं। देखो यहीं पर थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। देखो यूनियन में होता है आपका सुपीरियर एंड सब, और वन सेकेंड, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशन। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशन आप जान सकते हो कैसे, मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ बहुत सारे। देखो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशन यूनियन में आप कहाँ देखते हो, जनरली जैसे इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। देखो सेंटर पर, सेंटर की पावर ज़्यादा होती है
स्टेट की पावर कम होती है। नॉर्मल टाइम पे सब नॉर्मल बिहेव करते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो सेंटर ज़्यादा पावरफुल है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, तो थोड़ा यूनिटरी एस्पेक्ट भी इसमें आ जाता है, ठीक है। तो सेंटर सुपीरियर है, यूनियन सेंटर सुपीरियर, जो स्टेट्स हैं वो सबऑर्डिनेट है, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है कि स्टेट्स होंगे, ये अपना इनकी अपनी गवर्नमेंट होगी, ठीक है, इनकी अपनी गवर्नमेंट है, सेंटर की अपनी गवर्नमेंट है। लेकिन सेंटर जब चाहे आर्टिकल 356 के अंडर में, प्रेजेंट रूल के अंडर में, स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसे हटा सकता है। क्लियर है। दूसरी बात, स्टेट में जो गवर्नमेंट अपॉइंट होता है उसे कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और प्रेसिडेंट किसकी बात मानेगा? सेंटर की बात मानेगा, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ऑब्वियसली सबके अपने पॉलिटिकल व्यूज भी होते हैं, राइट। चाहे हम बोले कि प्रेसिडेंट को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट मतलब प्रेसिडेंट को किसी गवर्नमेंट स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, लेकिन हम सभी जानते हैं, हम सभी ने हिस्ट्री पढ़ी है कि प्रेसिडेंट कभी ना कहीं किसी की तरफ झुकाव प्रेसिडेंट का रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम, एवरी नॉट एवरी टाइम आई एम सेइंग, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम किसी ना किसी पार्टी के प्रति झुकाव रहा है, तो झुकाव रहेगा तो जो गवर्नमेंट अपॉइंट होगा वो उसी पार्टी का होगा। अगर वो पार्टी में जिस स्टेट में कोई गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, उस स्टेट में अगर कोई बिल पास होता है तो गवर्नमेंट उसे होल्ड कर सकता है। आई बात समझ में? ठीक है। गवर्नमेंट उसे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए रोक सकता है, समथिंग लाइक गवर्नमेंट उसे, सॉरी, गवर्नर उसे रुकवा सकता है उस बिल को। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद दूसरी पावर देख लो, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के जो जजेस होंगे, जो स्टेट्स में हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, उसे कौन अपॉइंट करता है? सेंटर अपॉइंट करवाएगी, ठीक है। उसके बाद मतलब प्रेसिडेंट वगैरह वो एस्पेक्ट है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सेंटर के पास कैसी पावर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है। एंड एक और पावर आप सुन लो, जैसे कि क्या, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट मैंने बताया, डिवीजन ऑफ पावर का केस मैंने बताया, ठीक है। तो अगर कंकरेंट लिस्ट में सेम सब्जेक्ट है, दोनों दोनों लॉ बना सकते हैं, सपोज दैट, ठीक है। स्टेट ने भी कंकरेंट लिस्ट में लॉ बनाया, यूनियन ने भी कंकरेंट लिस्ट में लॉ बनाया। अगर दोनों ने सेम सब्जेक्ट पर लॉ बनाया तो जो दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ सेम सब्जेक्ट में लॉ बनाने में, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ चेंज किए, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी कि ऐसा हमारे वहाँ होना चाहिए, हम ऐसा चाह रहे हैं, लेकिन सेंटर ने कुछ इसमें बदलाव कर दिए हैं, तो किसका किसका माना जाएगा? सेंटर का लॉ ही सुप्रीम माना जाएगा। क्लियर है। यहाँ सेंटर भी बड़ी हो जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं पार्ट 1 में आर्टिकल 3 के अंडर में, स्टेट सेंटर कभी भी चाहे किसी भी स्टेट की बाउंड्री को अल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है, घटा बढ़ा सकती है, ठीक है, मर्ज करा सकती है स्टेट्स को आपस में, ठीक है। तो इस सेंटर की अपनी पावर है। तो सेंटर सुपीरियर है, स्टेट सबऑर्डिनेट की तरह भी बिहेव करते हैं अगर सेंटर चाहे तो। नॉर्मल कंडीशन में दोनों सेम है, ठीक है, तो लगभग लगभग फेडरेशन की तरफ है, लेकिन यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये इसे फेडरेशन नहीं बनाता है। आई होप आप क्लियर कर पा रहे होंगे जो मैंने क्वेश्चन उठाया था कि इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल। तो क्वासी फेडरल जो यहाँ पर सेंस है इस कहने का, वो यहाँ पर चेंज हो जाता है, क्योंकि फेडरेशन में दोनों के बीच में बराबर रिलेशनशिप रहती है, कोऑर्डिनेशन रहता है। यहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं है, यहाँ है सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। और कन्फेडरेशन का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो कन्फेडरेशन में एक या एक से ज़्यादा गवर्नमेंट है, जैसे अफ्रीकन यूनियन हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, यहाँ एक से ज़्यादा गवर्नमेंट है, ठीक है। एंड जो इसमें सेंटर होता है वो वीक होता है, और जो स्टेट्स होती है जो आपस में मिली होती हैं वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं। क्यों? क्योंकि अफ्रीकन यूनियन में और यूरोपियन यूनियन में जब चाहे जिसका मन है वो वहाँ से हट सकता है। जैसे आसियान कंट्रीज हो गई, 1967 में आसियान बना था, ठीक है। तो जब भी आसियान कंट्री का जो मेंबर चाहे वो वहां से हट सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नहीं किया जाता, कोई लीगल एग्रीमेंट। यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, मतलब आप आना चाहते हैं आओ, आप जाना चाहते हैं चले जाओ, यहाँ कोई आपको कोई सेंटर अथॉरिटी रोकेगी ही नहीं जाने से। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके जब तक बेनिफिट्स काम कर रहे हैं तब तक आप कन्फेडरेशन में रहो, जैसे ही आपका बेनिफिट जा रहा है तो आप जा सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन शॉर्ट मैं आपको समझा दूं, फेडरेशन में डुअल पॉलिटी है, डिवीजन ऑफ पावर है, कोऑर्डिनेशन है, ये पॉइंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनियन में क्या है, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट आ जाता है, जिससे फेडरेशन का ये वाला गुण यहाँ से छिन जाता है हमसे, ठीक है। इसलिए हम प्योरली फेडरेशन नहीं है, हम यूनियन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और राइट टू सिसीड वाला भी यहाँ पर है, फेडरेशन में राइट टू सिसीड अवेलेबल होता है, लेकिन यूनियन में राइट टू सिसीड अवेलेबल नहीं होता है। तो इन दो पॉइंट्स के कारण ये चीज़ हमें क्या बनाती है, क्वासी फेडरल बनाती है। फेडरेशन के कुछ जो मेन फीचर्स हैं उससे हम बाहर आ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और इमरजेंसी के टाइम पर आप एग्जांपल दे सकते हो, सारी पावर किसके हाथ में आ जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट को मर्ज करें, स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर किसके हाथ में आ जाएंगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे वो कर सकती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बन जाएगी? यूनिटरी बन जाएगी। यूनिटरी का मतलब बनाया था ना, सिंगल गवर्नमेंट,
ठीक है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे किसको भी डिसॉल्व करवा सकती है, क्लियर है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व करवा सकती है, तो सारी पावर किसके हाथ में आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल हो गई, तो हमारा क्या बन गया, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाएगा उस केस में। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो फेडरेशन, यूनियन, कन्फेडरेशन, इनमें डुअल पॉलिटी होती है, यूनिटरी में सिंगल एंटिटी होगी। अच्छा, अब यूनिटरी के कुछ फीचर्स देख लें पहले, मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आया होगा। फेडरेशन, कन्फेडरेशन के एग्जांपल मैंने बता दिया, अफ्रीकन यूनियन हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ठीक है, आसियान हो गया, जितने भी ग्रुप बने हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो यूनिटरी का, वन सेकेंड, यूनिटरी में मैंने बताया था सिंगल एंटिटी होगी। अगर सिंगल एंटिटी है, ठीक है, अगर सिंगल एंटिटी है और वही लॉ बना रही है, वही डिसाइड कर रही है कि कौन सी स्टेट में कौन सी मतलब रीजनल गवर्नमेंट भी वही बना रही है, जैसे कि क्या, यूनाइटेड किंगडम हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं, रीजनल गवर्नमेंट बना रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक, इनकी मर्जी पर चलेगा कि कब ये रीजनल गवर्नमेंट को हटा दें, कब ये रीजनल गवर्नमेंट को कंटिन्यू रखें, और कितनी पावर रीजनल गवर्नमेंट को देनी है, ये सब सेंटर अथॉरिटी डिसाइड करेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी। रीजनल गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर सकती, इनकी कोई पावर नहीं होती है, ये सारी पावर कौन देता है इनको, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। आई होप आपको यूनिटरी सिस्टम समझ में आया होगा। अच्छा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सारी पावर है, वो जो मेन हिस्सा है पावर का वही उसी के पास सारी पावर है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो क्या होगा, रिटर्न भी हो सकता है और अनरिटर्न भी हो सकता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे कानून को फॉलो करवाएं, जब चाहे नया कानून बना ले, ठीक है, अपने हिसाब से चेंज करा लें, ठीक है। तो जैसे ब्रिटेन, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या अनरिटन हम मानते हैं, अब कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कहीं नहीं लिखा होगा, ठीक है, कुछ पेजेस होंगे, कहीं तो लॉ लिखे होंगे ना, ठीक है। तो बस उसे बाइंडिंग करके एक बुक नहीं बनाई, जैसे हमने एक बाइंड करके एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, लेकिन वहाँ उन्होंने ऐसा नहीं किया है, ठीक है। दूसरा, जो आपका रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, जैसे फ्रांसिस का एग्जाम्पल हो गया, क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो आपका डिवीजन ऑफ पावर है, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर पॉसिबल नहीं है, कहाँ डिवीजन ऑफ पावर करेंगे, एक ही तो अथॉरिटी है, क्लियर है। तो आई होप आपको यूनिटरी सिस्टम भी समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था, जो मेन क्वेश्चन हमने मुद्दा उठाया था, वाई क्वासी फेडरल। तो वाई क्वासी फेडरल का एग्जाम्पल आप यहाँ से देख सकते हो, मैंने आपको बताया वाई क्वासी फेडरल, तो सिंपल सा है, क्योंकि इसमें फेडरेशन के सारे रूल फॉलो नहीं होते, फेडरेशन में डुअल पॉलिटी होती है, इंडिया में भी है, डिवीजन ऑफ पावर होता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन इंडिया में पॉसिबल नहीं है, यहाँ होता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है, कोऑर्डिनेशन नॉर्मल कंडीशन में तो कोऑर्डिनेशन है, लेकिन सुपीरियर और सबऑर्डिनेट भी है, तो इसके चक्कर में पूरी तरह से फेडरेशन पॉसिबल नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन उतना नहीं है जितना सुपीरियर और सबऑर्डिनेट ही ज़्यादा है, परसेंटेज के हिसाब से बता सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्वासी फेडरल इसलिए है, पहली बार सुपीरियर सबऑर्डिनेट आ जाता है रिलेशन, दूसरी चीज आ जाती है इसमें कौन सी, राइट टू सिसीड ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ एक सेंटेंस है, हम कह सकते हैं कि इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, एक ऐसा यूनियन जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जो उसके अंदर स्टेट्स हैं उनको चेंज किया जा सकता है, स्टेट्स बोल रहा हूँ मैं, यहाँ स्टेट नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो यस, इंडिया इज अ क्वासी फेडरल, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है, इसका आंसर है यस। आप रीजन दे सकते हो, यूनिटरी फॉर्म ले सकता है, इमरजेंसी के टाइम पर यूनिटरी हो सकता है, एक सिंगल एंटिटी पावरफुल बन जाएगी, इसका आपको ध्यान में होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया, यूनिटरी में बताया, यूनिटरी में एक और पॉइंट आप ऐड भी इसे भी कर सकते हो कि जो आपका, जैसे कि मैंने उसमें बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, अगर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्या होगा, रिजिड होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। अब मैंने बताया एग्जांपल, यूनिटरी में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, फ्रांस का है, तो क्या होगा, लिखा है तो रिजिड होगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, हाँ, लिखा है तो रिजिड है। लेकिन जो ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का, ब्रिटेन का, वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, इंडिया का बीच का है, इंडियन, हमने सारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की है ऑब्वियसली, ठीक है, तो इतने कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करने के बाद हम हमारा बीच का है, मतलब ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ना ज़्यादा रिजिड है, क्लियर है, ठीक है। तो जैसे ब्रिटेन का है फ्लेक्सिबल है, फ्रांस फ्रांस क्या है, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है, लेकिन उसका रिजिड है, क्लियर है। और इसमें क्या हो सकता है, बाई कैमरा लेजिस्लेचर भी हो सकता है, यूनी कैमरा लेजिस्लेचर भी हो सकता है, जैसे चाइना यूनी कैमरा को फॉलो करता है, ब्रिटेन क्या करता है, बाई कैमरा को फॉलो करता है। आई होप आपको क्लियर हुई होगी बात, क्लियर है। तो ये सारे फीचर्स अगर आप नोट कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन का आंसर देने में कठिनाई नहीं होगी। दूसरी बात, आपको ये क्लैरिटी हो गई है
कि हम फेडरेशन है, हम यूनियन है, या हम कन्फेडरेशन है, या हम यूनिटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम यूनियन है, इसका आपको ध्यान में होना चाहिए। यूनियन, अब जो यूनियन अगर हम हैं तो हम में क्या क्या चीजें हैं ये ध्यान में होना चाहिए। अगर हम यूनियन है, यहाँ फोकस करना मुझे थोड़ी देर के लिए, हेलो 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 प्लीज फोकस, ये ध्यान देना। अगर हम यूनियन है तो हम में क्या क्या खासियत है। हम में पहली खासियत है, हम डुअल पॉलिटी को फॉलो करते हैं। डुअल पॉलिटी मतलब दोहरी सरकार होगी, सेंटर में भी स्टेट में भी होगी। दूसरी बात, हमें डिवीजन ऑफ पावर है 7 शेड्यूल आर्टिकल 246 के अंडर में हमारी पावर डिवीजन है। सेंटर किस चीज़ में लॉ बनाएगी, स्टेट किस चीज़ में लॉ बनाएगा। एंड दोनों में ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जिनमें दोनों लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ने एक ही सब्जेक्ट में लॉ अगर बना दिया तो मेन पावर किसका लॉ एप्लीकेबल होगा, मेन पावर किसके हाथ में है, सेंटर के हाथ में। जो सेंटर का लॉ है वही एप्लीकेबल होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। दूसरी बात, अगर अगर सेंटर एंड स्टेट, अगर सेंटर एंड स्टेट के बीच में, ठीक है, राइट टू सिसीड वाली बात आएगी। ठीक है, स्टेट के पास राइट टू सिसीड है कि नहीं है, तो यूनियन में राइट टू सिसीड ऑप्शन नहीं होता है। यहाँ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमसे साइन करवा, हर स्टेट से साइन करवाया गया था पास्ट में। क्लियर है? ठीक है, जो लीगल एग्रीमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ही है यहाँ पे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यूनियन के फीचर्स। हम यूनियन है, यूनियन क्यों है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया है। ठीक है, मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए आपको, यूनिटरी का भी बता दिया, यूनिटरी के एग्जांपल्स दे दिए बहुत सारे। फेडरेशन के एग्जांपल यूएस हो गया आपका, ब्राजील हो गया आपका, रशिया हो गया आपका, कनाडा हो गया आपका, अर्जेंटीना हो गया आपका। ठीक है, तो इंडिया को मैं पूरी तरह से फेडरल इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैंने बता दिया, लेकिन इंडिया के पास भी फेडरल फीचर भी है, क्योंकि हमने 20 से लिया ना, हमने सारी कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की है, तो हमने कुछ फीचर इसके लिए हैं, कुछ फीचर इसके लिए हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर योर काइंड सपोर्ट। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों तक भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट पहुंच पाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आज प्रियम्बल को भी हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।